जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में भाई स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फुल कंसंट्रेशन एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलेंगे और अपने माइंड में चिपकाते चलेंगे। गॉट इट टू ऑल। लिसन टू मी केयरफुली। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से यू कि फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैंने करा दिया है। जिस किसी बहन भाई ने नहीं देखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने, बने रहिएगा बस वीडियो के अंत तक। तो सीधी बात, नो बकवास। मैंने आपको 40 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए हैं जीएस के। आज मैं 41 से स्टार्ट करता हूँ कुछ। गॉट इट। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या है, एक ही मतलब मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने हिस्ट्री के डाले हैं, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने कुछ क्वेश्चंस एक दो करंट अफेयर से लिए हैं। तो सब में से मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं और अपडेटेड कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी सब चीज़ों को क्लियर करता चलूंगा। गॉट इट। तो क्वेश्चन है हमारा 41 में। क्या है, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल निकलते हैं, मतलब कौन सी जगह से। ठीक है, बताइए। सराय नाहर राय से, या दमदमा से, या फिर आपका सी ऑप्शन, या फिर डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा कब्र से रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको पहले पता होना चाहिए कितनी कब्र हैं टोटल। पहले आपको मैं बता देता हूँ, 41 कब्र हैं टोटल। कितनी, जिनमें सब रखे जाते हैं, मतलब बॉडी। ठीक है, तो टोटल कितनी कब्र हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भाई, बिल्कुल। टोटल कितनी है, 41। 41 कब्र। ठीक है भाई, ये पूरी मतलब आपकी 41 कब्र हैं। 41 कब्रों में से दोस्तों क्या हुआ कि जो आपकी 35 यानी कि 35 कब्र हैं, उनमें एक एक सब निकले। ठीक है, 35 कब्रों में एक एक सब निकले, और 5 कब्रों में दो दो सब निकले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हमने डिवाइड किया है यहाँ पर कि दोस्तों हम क्या बोलेंगे, 35 कब्र में कितने कितने निकले सब, एक 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 क्या निकले दोस्तों, सब निकले। ठीक है, उसके बाद फिर इसको आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारी 5 कब्र हैं। कितने दोस्तों, 5। 5 कब्रों में कितने, दो दो सब निकले। उसके बाद दोस्तों हमारी एक कब्र जो है, एक एक कब्र में दोस्तों हमारे तीन सब निकले। ठीक है, तीन सब। तो यही वो कब्र है, और ये कब्र कौन सी जगह, दमदमा में प्रेजेंट। ठीक है, दमदमा एक प्लेस है, जगह है। इसका आपका ऑप्शन सही आपको नजर आ चुका है। क्या है आपका, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपके तीन सब निकले। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, टोटल 41 कब्र हैं। इनकी खुदाई कब से कब तक चली, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इनकी खुदाई, क्या बोल रहा हूँ, इनकी खुदाई। खुदाई किसकी, कब्रों की। ठीक है, कब्रों की जो खुदाई चली, ठीक है दोस्तों, वो 1982 से लेकर 1987 के बीच में चलती रही। और खुदाई भी किसने की, ये भी पेपर क्वेश्चन में पूछे आता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 1982 से 19, ये आपकी 1987, ठीक है, के बीच में इनकी खुदाई मतलब खुदाई करना शुरू किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जो दमदमा है, ये क्या है, एक जगह है, दमदमा जगह है। ठीक है दोस्तों, दमदमा जगह, ये एक और चीज कौन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दमदमा जगह कौन से काल से संबंधित है। तो चार ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको टिक करना है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इससे दोस्तों, मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, पेपर में ये भी क्वेश्चंस पूछेगा कि मध्य पाषाण काल, ठीक है, दमदमा जो, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है दोस्तों आपकी यूपी के प्रतापगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, यूपी के प्रतापगढ़ में। गॉट इट। यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिखिएगा, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड है। तो ये लिखेंगे हम, यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है दोस्तों, ये यूपी के प्रतापगढ़ में, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस टाइप का इसमें से यही क्वेश्चंस बनेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन एकदम सही है। गॉट इट। मैं फिर से एक बार इसको बताता हूँ आपको क्या।
टोटल कब्र 41 में से 35 कब्र ऐसी हैं जिनमें एक एक शव निकले। कितने कितने दोस्तों? एक एक शव निकले, एक एक शव। और फिर 5 कब्र ऐसी थी जिनमें दो दो शव निकले, और फिर एक कब्र, तभी तो 41 होंगी, तो उसमें कितने शव निकले? 3। वही एक कब्र की ये बात कर रहा है जिसमें 3 शव निकले। कौन सी जगह पर है वो? दमदमा जगह पर, ठीक है। और इन कब्रों की खुदाई कब से कब तक चली? 1982 से 1987 तक चली, ठीक है भाई। जो दमदमा जगह है ये दोस्तों, ये मध्यपाषाण काल से संबंधित रखती है, और मध्यपाषाण काल यानी कि दमदमा जगह यूपी के प्रतापगढ़ में लोकेटेड है। गॉट इट? यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस बात का और नोट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आपका 42 मार्क क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, और फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। तो प्लीज जिस किसी बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है नहीं, ठीक है नहीं पूछ रहा है दोस्तों वो क्या पूछा? सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को रीड करने की बहुत जरूरत है ढंग से, कंसंट्रेशन एफर्ट के साथ में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये एकदम सही और सटीक बात है। कब की थी, कब कैसे की थी, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट है। चलिए दूसरी, लोथल की खोज दोस्तों SSR राव ने, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है ये। और सुरकोटदा की खोज आपको दिख रहा है जैसे कि स्क्रीन पर, जेपी जोशी ने ही की थी। पर यहाँ पे धौलावीरा की खोज केवी थापड़ ने नहीं की थी। धौलावीरा की खोज दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जेपी जोशी ने ही की थी, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपके सामने लिखता हूँ, ऑप्शन वाइज लिखता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ लें। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि आपका ए ऑप्शन, दूसरा है हमारा बी ऑप्शन, तीसरा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन, और चौथा हमारा डी ऑप्शन। मैं बात करूं दोस्तों इसमें हड़प्पा की, ठीक है, हड़प्पा की खोज आपकी किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। आपको पता है दयाराम साहनी ने की थी, ये की थी आपकी 1921 में, यानी कि 1921 में, ठीक है, 1921। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? आपका लोथल, ठीक है, लोथल दिख रहा है भाई आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है। लोथल जो दिख रहा है आपका, इसकी खोज कौन सी सन में पूछी गई थी? ये तो इसके पता है आपको, SS राव आपको दिख ही रहा है, ठीक है। इसकी आप याद कर सकते हैं 1940 और 1954 में, ठीक है, 1954 में। उसके बाद में आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है? तीसरा ऑप्शन आपको सुरकोटदा, ठीक है, इसकी भी खोज जेपी जोशी ने की थी, ठीक है, सुरकोटदा। इसकी खोज दोस्तों आपकी 1964 में की गई थी, ठीक है। अब आपका बचा लास्ट ऑप्शन धौलावीरा, ठीक है। क्या बचा आपका दोस्तों? धौलावीरा। ध्यान से देखना दोस्तों, इसकी खोज दोस्तों जेपी जोशी ने ही की थी। किसने की थी? जेपी जोशी। जो आपका सी ऑप्शन है वही वाले हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जेपी जोशी ने की थी, सन पूछ सकता है, 1967 से 1968 के बीच में इन्होंने खोज की थी, मतलब अप्रोक्सीमेट दोनों सालों के बीच में ही की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 1967 से 1968 के बीच में ही खोज की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि धौलावीरा की खोज तो उन्होंने की थी, ठीक है, ठीक है, इन्होंने की थी, बट पर कौन सी सन में पूछी थी आप ये भी याद रख सकते हैं। पर धौलावीरा की खुदाई किसने की थी और किस सन में की गई थी, ये भी क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, SSC CGL के अंदर, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी खुदाई अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, इसकी खुदाई, खुदाई इसकी, ठीक है। खुदाई इसकी किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर RS बिष्ट ने की थी, ठीक है। किसने की थी? डॉक्टर RS बिष्ट, डॉक्टर RS बिष्ट ने की थी। और इसकी भी खुदाई दोस्तों 1990 से लेकर के, ठीक है, टू 1991 के बीच में मिड में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा लिया जाता है कि धौलावीरा की खोज मतलब खुदाई किसने की थी? तो डॉक्टर RS बिष्ट ने की थी। कौन सी सन में की थी? 1990 से लेकर के 1991 के बीच में। उसके बाद ये भी पूछा धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी 1967 से लेकर 1968 के बीच में, ठीक है भाई। यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्लियर हो। एक चीज और आती है, जैसे आपने नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सुना है? उससे नाम किसने दिया, या डिस्कवरी बोल सकते हैं, नाम अच्छा है वैसे। नाम सबसे पहले बोला किसने था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी अच्छा है, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, अच्छा वर्ड है भाई, सुना तो होगा आपने, सिंधु घाटी
सभ्यता। ठीक है, बोल सकते हैं शब्द या नाम, ठीक है, जो भी बोल सकते हैं, डिस्कवरी, नाम, शब्द। किसने दिया था वो दोस्तों? मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्टिमर, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल। एक बार मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अच्छा, इनको लोकेटेड भी पूछे तो आपको ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये। हड़प्पा सभ्यता, लोथल, ये चीज भी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान, यानी कि हमारा पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर, ये ऐसा बोल सकते हैं, तो पाक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में पाकिस्तान। लोथल जो है दोस्तों आपका, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गॉट इट। सुरकोटा ये आपका आप इसको धौलावीरा, मतलब इन दोनों को फिलहाल याद रखिए, आगे इनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लोथल आपका गुजरात में, हड़प्पा आपका पाकिस्तान, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। धौलावीरा की खोज जेपी जेसुइन ने 1967 से 1968 के बीच में की थी। गॉट इट। खुदाई धौलावीरा की किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर आर एस बिष्ट ने की थी 1990 से 1991 के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता, नाम इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, नाम ये शब्द सर्वप्रथम किसने बोला था? मार्टिवर व्हीलर ने बोला था। इतनी बात है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अपनी नोटबुक में छाप सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर स्क्रीन। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। अच्छा क्वेश्चन है काफी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आलमगीरपुर या कालीबंगा या फिर लोथल या राखीगढ़ी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, एक बार आप इसने नोट तो कर लिया होगा। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, और ये भी पूछता है कि ये लोकेटेड, जैसे राखीगढ़ी है आपका कहाँ पर लोकेटेड है, लोथल है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इन चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा, और इनकी जो अपडेटेड चीज होंगी, ठीक है, उनको भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो भी पॉइंट्स बने होंगे अपडेटेड क्वेश्चंस में आए हुए होंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए फटाक से जल्दी से दोस्तों। चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन। ठीक है, पहला है आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, क्या है? आलमगीरपुर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है दोस्तों। राखीगढ़ी मैं आपको पहले बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ए मैं ऑप्शन डाल के लिखता हूँ यहाँ पे पहले, जिससे कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जो भी दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन आपका जो भी दिख रहा है। आपको पता है पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट है? यूपी के मेरठ में। ठीक है, यूपी के कहाँ पर? मेरठ में प्रेजेंट है। उसकी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी डिस्कवरी की थी। चलिए, ठीक है, चलिए पहले तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, ये आपका मेरठ में है। कहाँ पर दोस्तों? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी। और इसकी खोज की थी मतलब 1958 में की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, 1958 में। ठीक है, किसने की थी दोस्तों? वाई डी शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, यज्ञदत्त नाम है इनका। ठीक है भाई, दूसरा आपको क्वेश्चन दिख रहा है कालीबंगा। ठीक है भाई, कालीबंगा जो कहां पर प्रेजेंट है? जो आपका राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर भाई? राजस्थान। ये आपका राजस्थान में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है भाई? राजस्थान में। ठीक है, जो कि डिस्कवरी बोल सकते हैं इसकी 1952 में। ठीक है, जो कि किसने की थी? अलमानंद ने। किसने की थी? अमला नंद। किसने की दोस्तों? अमलानंद ने। तो इनका आप नाम जरूर याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है लोथल, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था। लोथल जो है कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। तो ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात। कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों? गुजरात। आप यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा, 1954 में। ठीक है, उसकी किसने की थी? एस आर राव ने। किसने की थी दोस्तों? एस आर राव ने। तो इसका भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एस आर राव। ठीक है भाई, अच्छा पॉइंट है काफी। आपका राखीगढ़ी है लास्ट में, राखीगढ़ी। ठीक है भाई, यही तो था आपका लास्ट में पॉइंट। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये राखीगढ़ी कहाँ पर प्रेजेंट है? हरियाणा।
ठीक है भाई, कहाँ पर प्रेजेंट है? हरियाणा। और इसकी डिस्कवरी की थी दोस्तों सूरजभान ने, सूरजभान सिंह ने। ठीक है, किसने की थी? सूरजभान सिंह ने। और कब की थी दोस्तों? 1969 में। किसने की थी? खोज इसकी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना? बिल्कुल भाई, सूरजभान ने। किसने की थी दोस्तों? सूरजभान ने। ठीक है, कौन सी डेट में? 1960। ठीक है भाई, यहाँ पे ही आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। इतनी सी बेसिक सी बात है इस क्वेश्चन से रिलेटेड 43 से। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल लाखीगढ़ी है, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया हरियाणा में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सूरजभान ने की थी। कब किसने की थी दोस्तों इसकी डिस्कवरी? सूरजभान ने की थी। कौन सी ईस्वी में? 1969 में। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा, मेरठ, जो आपका क्या है? पहला ऑप्शन आलमगीरपुर मेरठ में है, यूपी में है। ठीक है, वाईडी शर्मा, यगदत्त शर्मा ने इसकी डिस्कवरी की थी। कालीबंगा आपका राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी खोज अलमानंद ने की थी। किसने? अमलानंद ने की थी 1952 में। तो आप इनको याद कर सकते हैं। लोथल आपका गुजरात गुजरात में है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। चलिए देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या आपको ऑन योर स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? रामायण के अनुसार का दूसरा नाम रत्नाकर था। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल, लल्लू क्वेश्चन है, एक नंबर का बच्चा। ठीक है भाई, एक बार फटाक से आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ यहाँ पे चीज समझ में आ रही होंगी भाई। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा या वाल्मीकि, ये ऋषियों से रिलेटेड है ऑप्शंस। ठीक है, चलिए, रामायण के अनुसार, रामायण के अनुसार का दूसरा नाम, यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा फारसी अनुवाद भी किसने किया था रामायण का। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, रचयिता कौन थे, ये चीज भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रामायण के अनुसार का दूसरा नाम, तो किसके अनुसार दोस्तों? वाल्मीकि जी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बिल्कुल वाल्मीकि जी होगा। वाल्मीकि जी आपका डी, डी ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका? डी ऑप्शन में, वाल्मीकि। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको पता है रामायण के रचयिता कौन है आपके? ये रामायण। ठीक है, इसके राइटर कौन है आपके? वाल्मीकि जी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद इन्होंने जो अनुवाद किया था ना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्होंने अनुवाद किया था ना रामायण का, ट्रांसलेट जो किया था वो संस्कृत में किया था। किसमें किया था दोस्तों? संस्कृत में अनुवाद किया था। किसने? संस्कृत में, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने। जब संस्कृत में हुआ तो फिर इसका फारसी में भी किया गया था। ठीक है, फारसी में बदायूनी ने किया। अच्छा, बदायूं आपका यूपी में लोकेटेड है ना, सिटी है आपका। तो आप इस चीज को मत समझना, ठीक है, कि बदायूं आपका, तो बदायूनी मैं बोल रहा हूँ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम एक बार वाल्मीकि ने की थी, रामायण के रचयिता है। इन्होंने जो अनुवाद किया था रामायण का वो संस्कृत लैंग्वेज में किया था। किसमें दोस्तों? संस्कृत भाषा में किया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसका फारसी अनुवाद। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसका याद कर सकते हैं, फारसी अनुवाद। फारसी जो अनुवाद किया था, आपको दिख रहा है ना भाई इतना? बिल्कुल, फारसी अनुवाद जो किया था वो किसने किया था? बदायूनी ने। बदायूं। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये काफी, कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने फारसी अनुवाद किया था। उसके बाद दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और आपने नाम सुना होगा, जय संहिता। ठीक है, जय संहिता महाभारत, महाभारत का नाम है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, महाभारत। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है वो जय संहिता है, आपको पता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं नेक्स्ट नेम। ठीक है, क्या है इसका? जय संहिता। ठीक है भाई, ये तो आपको पता ही है। जय संहिता जो है वो ऑलरेडी जिस लैंग्वेज में है तो है ही, उसका फिर भी अनुवाद किया था किसमें? फारसी में। तो पेपर में पूछा गया महाभारत का फारसी में अनुवाद कैसे किया गया था, किसने किया था? ठीक है, तो फारसी अनुवाद अकबर के समय में दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट खोला गया था। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? किसकी अध्यक्षता में? अबुल फजल की में। तो दोस्तों, इसका
महाभारत का यानी कि जय संहिता का फारसी अनुवाद किसमें किया था? रज्मनामा में किया गया था। तो क्या नाम दिया गया था फिर इसको? तीसरा, रज्मनामा। क्या दिया गया था दोस्तों? रज्मनामा। ठीक है। अब जो उसका रज्मनामा ट्रांसलेट किया गया था फारसी में, वो किसने किसने किया था? किसने किसने किया था? तो एक तो बदायूनी थे ही, एक और थे आपके मुस्लिम थे, वो कौन थे? नकीब खां। कौन थे? नकीब खान। ठीक है। तो नकीब और बदायूनी। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। नकीब हैं आपके, और आपके बदायूनी हैं। ठीक है, जिन्होंने इसका ट्रांसलेट किया था। ठीक है। एक चीज और आप इसको साइड में लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में पूछा गया है कि राजा महाराजाओं के समय में, ठीक है, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट किसने खोला था? तो आप अकबर पे टिक कर सकते हैं। तो अकबर ने ट्रांसलेट डिपार्टमेंट खोला था, वो किसकी अध्यक्षता में खोला था? तो अब्दुल अबुल फजल बोल सकते हैं, या अब्दुल फजल। ठीक है, अबुल फजल की अध्यक्षता में उस समय ट्रांसलेट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आपके अबुल फजल थे। ठीक है। कब? जब अकबर ने ट्रांसलेट डिपार्टमेंट खोला था। तो इस चीज को भी हम नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि अब अकबर के समय, ठीक है, राजा अकबर जब हुआ करता था उसके समय ट्रांसलेट डिपार्टमेंट यानी कि अनुवाद विभाग खोला गया था। ठीक है, अबुल फजल की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। गॉट इट? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको क्वेश्चंस क्या है। पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद या श्रृगवेद? ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो क्या है आपका? श्रृगवेद। क्या है दोस्तों आपका इसका सही आंसर? श्रृगवेद। श्रृगवेद इस क्वेश्चन का सही एवं सटीक आंसर है। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है श्रृगवेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद बोला जाता है। तो सबसे पुराना वेद पूछे तो आपका बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। डी में आई है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? अच्छा, अभी आपको बोला जाए कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको होत्र बोलते हैं, पढ़ने वाले को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका? ऋग्वेद वाला। ठीक है। ठीक है, तो भाई इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। ये है सबसे पुराना। पुराना है सबसे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ऋग्वेद है, ये किस चीजों को संबंधित रिलेट करता है? ये भजन कीर्तन जो होते हैं, भजन वगैरह। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? भजन, जो आपके भजन होते हैं। ठीक है, सामवेद आपके संगीतों से रिलेटेड होता है, और ऋग्वेद आपका भजन से रिलेटेड होता है। अच्छा, इसको जो है अगला पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं पढ़ने वाले को। पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? होत्र के नाम से। याद रखिएगा इस पॉइंट को, पेपर में पूछा गया है। पढ़ने वाले को दोस्तों होत्र कहेंगे। ठीक है, जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे इतना पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा मैं अर्थवेद की बात कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सा वेद? अर्थवेद की। ठीक है, यहाँ से भी एक आध तुक्का क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जो हमारे दोस्तों जादू टोना जो होते हैं ना, जादू टोना, वो किस कौन से बेस से रिलेटेड करते हैं? वो आपके अर्थवेद से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं, जादू टोना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। और दोस्तों जादू टोना अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसको पढ़ने वाले को, यहाँ पे इस चीज को लिख लेना, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ब्रह्मा कहते हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? पढ़ने वाले को जो, ठीक है, ब्रह्मा बोलते हैं पढ़ने वाले को। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर आपका तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा? यजुर्वेद रह गया आपका। ठीक है, कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद रह गया आपका, इसको भी देख लेते हैं। यजुर्वेद। आपसे पूछे कि यजुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धवर्यु। क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु। ठीक है, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु।
आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, पढ़ने वाले को अर्धवर्यु बोलते हैं, ठीक है भाई। और जैसे हमारे जैसे कोई मृत्यु हो जाती है या कोई भी अदर कर्म कांड होते हैं, तो वो कौन से वेद से रिलेटेड रहते हैं आपके? वो यजुर्वेद से, ठीक है। जो हमारे कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड जो होते हैं वो यजुर्वेद से रिलेटेड होते हैं। एक और आपका बचा सामवेद। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। सामवेद, ये दोस्तों संगीत, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? संगीत से। आप इसको याद कर सकते हैं, सा से स्टार्ट है तो ये भी सा से स्टार्ट है। सा यानी कि संगीत से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्गाता। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं दोस्तों आपको, कि पेपर में पूछा गया है कि जो आपका ये ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना है, इसमें कितने सूत्र हैं, कितने सूक्त हैं और कितने इसमें मंडल हैं? तो आपको पता होना चाहिए इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं आप इसको लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। किसमें दोस्तों? जो सबसे पुराना वेद है आपका, उसमें 10 तो मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। चलिए आगे मूव कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन? आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? देखिए दोस्तों, उदाहरण है किसका? सरकार की राजस्व प्राप्ति का। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों के शेयरों की बिक्री से होने वाली प्राप्ति, या दूसरा ऋणों की वसूली, या तीसरा सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, या उधार जनता जनता से उधार लेना। जो इसका सही ऑप्शन होगा ना दोस्तों, वो जीएसटी वाला होगा। एकदम सी ऑप्शन एकदम सही होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये 46। इसको मैं रफ करता हूं। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, पेपर में या किसी भी चीज में पूछी या आपसे कोई भी पूछे तो आप टिक कर सकते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों। कब से लागू हुई, कहाँ लागू हुई, सबसे पहले ये चीज भी पेपर में पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो जीएसटी है ना, जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स, सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुई थी, ठीक है। मैं आपको इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो जीएसटी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, गुड सर्विस टैक्स। ये सबसे पहले सबसे पहले लागू कहाँ हुई थी दोस्तों? आपको पता है, फ्रांस में। कहाँ पर? इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा, हमारा जो संविधान में 101वां संशोधन हुआ था, कौन सा? 101वां संशोधन हुआ था 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को भी मैं लिख देता हूँ, जिससे कि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए कि 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? ये आपका 2016 में हुआ था, ठीक है। तब ये संशोधन हुआ था, ठीक है। तब ये संशोधन में क्या किया था? जोड़ा था जीएसटी शब्द। यहाँ से मतलब लागू करने की बात हुई थी अलग डेट से, तो यहाँ पे मैं लागू करने की बात लिख देता हूँ 2016 में। तो जोड़ा कौन सा? 101वें संविधान संशोधन में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 को ये क्या हो गई? लागू हो गई जीएसटी। आपको यहाँ 7% जीएसटी के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं, आपको इसको ये पता होना चाहिए कब लागू हुई। 1 जुलाई 2017 में आपकी लागू हुई थी। अच्छा दोस्तों, एक पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 279 ए आर्टिकल के अंतर्गत आता है जीएसटी परिषद। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन थे, तो उसमें सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है, टिक कर सकते हैं। क्या है? 279 ए के अंतर्गत आपका जीएसटी परिषद आता है। तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको मैं अगला पॉइंट लिख देता हूँ, जीएसटी परिषद, ठीक है दोस्तों। जीएसटी जो परिषद है वो आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत। ए, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरे भाई, इतना बच्चा सा क्वेश्चन, छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप। मैं इसको बता देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जी हाँ इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो भाई बोलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते। पहले अगले आगे बढ़िए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी पर। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी सही। भाई इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है आपका, वो आपका बी ऑप्शन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हिंदी में नाम पूरा शुद्ध तरीके से क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ भाई। आपसे कोई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बनाएंगे, क्या टिक करेंगे दोस्तों? CaSO4.1/2H2O। गॉट इट? ये आपका किसका फॉर्मूला है दोस्तों? पीओपी। पीओपी यानी पुट्टी जो होती है, गॉट इट। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम भी लिख लेंगे आप। अच्छा मैं बात करूँ जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला दोस्तों आपका है CaSO4.2H2O। आपको पता है किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी क्या हो जाती है? जैसे हाथ की हड्डी टूटी तो आधी हो गई, तो आधी हो गई तो इसीलिए यहाँ पे पलस्तर चढ़ता है हड्डी पे, तो इसीलिए आप याद कर सकते हैं आधा यहाँ इसलिए लग रहा है। CaSO4.2H2O, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम मतलब सी आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लैपटॉपों में एलसीडी स्क्रीन का क्या महत्व होता है? इसका मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। कल सा क्वेश्चन था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से, कई बार रिपीटेड हुआ है। जैसे पूछ लेगा ग्रेफाइट में ग्रेनाइट में कितनी ध्वनि की गति होती है, ठीक है, तो ये चीज पूछ लेता है। आप इसका आंसर मुझे बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस किसमें होती है? आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, किसमें होती है दोस्तों, जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, किसमें होती है? देखिए जो ध्वनि की जो सब अधिक ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? अधिकतम होती है ठोस में, सॉलिडों में होती है। अच्छा कभी कभी पहले तो इसमें आपको अधिकतम किसमें होती है? गति अधिक, ठीक है, गति अधिक होती है ठोसों में, सॉलिड। उसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है क्या, जैसे कि आपको बोल दिया लोहा, लोहा बोल दिया यानी कि Fe, आपको पता है Fe होता है, इसमें गति कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए? 5130 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जैसे आपको मैं बोलूँ सबसे ज्यादा किसमें होती है? ग्रेनाइट में। किसमें होती है दोस्तों? ग्रेनाइट में। इसमें होती है 6000, कितनी मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी होती है इसमें, 6000 मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। इन चीजों को आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट जैसे मैं आपको बोल, एलुमिनियम, हाँ भाई अच्छा वर्ड है एलुमिनियम, यहाँ से इससे क्वेश्चन आया हुआ है। एलुमिनियम में पूछे आपके कितनी होती है, तो कितनी होती है? 5760 मीटर पर सेकंड, जैसे डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, मौखिक, ठीक है भाई। अगला जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे इसमें बोल दूं मैं आपसे तामा, ये शुष्क वायु भी आती है तामा, वैसे तामा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तामा, तांबे में पूछे आपसे तो कितनी होती है आपकी तांबे में? 3350 मीटर पर सेकंड। ये आपकी 51,5130 मीटर पर सेकंड लोहे में होगी, ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकंड, एल्यूमिनियम में 5760 मीटर पर सेकंड, तांबे में होगी आपकी 3750। एक और बचा आपका शुष्क वायु, ठीक है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। इसकी दोस्तों शुष्क वायु की, शुष्क वायु, ठीक है। तो शुष्क वायु, ध्वनि की गति शुष्क वायु में कितनी होती है दोस्तों? इसमें होती है आपकी 332 से 333 के बीच में, 33 मीटर पर सेकंड। कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, 332 से 333 मीटर पर सेकंड के मिड में होती है। गॉट इट? इतनी बात क्लियर होगी। सबसे अधिक तो ठोस में होती है, आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? ओहो बहुत ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का आ गया।
सूर्य के निकटतम ग्रह है आपका बुध, पृथ्वी है आपके 5वें नंबर। अरे यार बच्चा क्वेश्चन है यार, 1 नंबर का दूर है आपके अरुण वरुण। आपने नोट कर लिया भाई ये, गॉट इट। चलिए रफ करता हूं मैं से, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दिया मैंने, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल वे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज आप उनको नोट जरूर कीजिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। गॉट इट। चलिए निकटतम की बात करें, देखिए इस चीज को भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। निकटतम, तो निकटतम सूर्य के सबसे कौन सा है, बुध। अच्छा दूर की पूछे, सबसे दूर अरुण और वरुण ही है, ठीक है। कौन है आपके, अरुण वरुण, तो अरुण पहले आता है फिर भी वरुण बाद में आता है, ठीक है। दूसरी दूर की बात करें, ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट और ये उसका पॉइंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपको इसमें ऑप्शन दिख रहा है प्लूटो, दिख रहा है दोस्तों, प्लूटो को बौने ग्रह जो होते हैं उनमें दर्जा दे दिया गया है। प्लूटो जो है बौने ग्रहों के संग व्यवस्थित कर दिया गया है। ये भी पूछा जाता है कौन सी, इस मतलब कौन सी सन में, तो आपका 2006 में, ठीक है दोस्तों। तो अब ये पहले आपका पृथ्वी रह गया ना, पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पृथ्वी तीसरे नंबर पर, क्लियर है पॉइंट। चलिए अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, प्लूटो, क्या दिख रहा है, प्लूटो। प्लूटो जो दिख रहा है दोस्तों, ये बहुत सिम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 24 अगस्त में और 2006 में, ठीक है दोस्तों, 24 अगस्त 2006 में पौने जो ग्रह होते हैं, मैंने आपको बताया था, पौना ग्रह, पौना ग्रह कैसे नहीं चल रहा भाई, पौना ग्रह घोषित कर दिया, पौना ग्रह घोषित किया गया, ठीक है। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है डेट, तो आप इस डेट को बता सकते हैं। 24 अगस्त सन 2006 में प्लूटो जो है वो आपका बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक है। आप इस बात को याद रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जी हाँ बिल्कुल सही एवं सटीक आंसर है। नहीं है पूछ रहा है पर ये तो हमारा सही है, इसको नहीं टिक करेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, क्या है, बिल्कुल है भाई, सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, बिल्कुल सही है भाई, शुक्र हमारा सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। आगे बात करें, सौर मंडल का सबसे मंद गति वाला ग्रह, भैया तुम खुद सोचो, जो सबसे सूर्य के दूरी पर होगा ग्रह, उस सूर्य की परिक्रमा भी तो सबसे ज्यादा दिनों में लगाएगा, वही मंद गति वाला ग्रह हो गया। तो इसमें मंगल तो होगा नहीं, सबसे लास्ट वाला कौन बताया था मैंने भी आपको, वरुण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वरुण। सौर मंडल का मंद गति वाला ग्रह कौन सा होगा आपका, वरुण, मंगल नहीं होगा। तो इसमें डी ऑप्शन में करेक्शन है आपका। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मंद गति वाला, मंद मतलब स्लो, मंद गति वाला, मंद गति वाला पूछे तो आपका आया वरुण, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अच्छा ये सूर्य की जो परिक्रमा है ना, मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट क्या रख लेना, सूर्य की, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा, भाई साहब याद कीजिएगा, सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है ना ये 164.8 वर्ष में एक पूरी करता है। मतलब कि सूर्य की परिक्रमा वरुण जो है आपके ये, वो 164.8 वर्ष में एक पूरी परिक्रमा लगाता है, ठीक है। यानी कि 164.8 वर्ष में पूरी एक करता है, क्या करता है, पूरी एक परिक्रमा, इसीलिए ये मंद गति वाला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या आ गया भाई, अच्छा इतना बच्चा सा क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी मिनट कितने सेकंड कैसे क्या मैटर है बताना है आपको, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी का तक प्रकाश में आने में लगभग कितना समय लगता है, कहीं कहीं पे दोस्तों 7 मिनट 22 सेकंड भी होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। 7 मिनट 22 सेकंड भी बोलता है कभी कभी, 7 मिनट 22 सेकंड, कहीं कहीं दोस्तों 8 मिनट भी दिखेगा। वैसे मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, पर ज्यादातर प्रायोरिटी 8 मिनट को दी जा रही है फिलहाल, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा।
अच्छा, पेपर में यहां से पूछा जाता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है भैया। 15 करोड़ किमी। ये आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की जो डिस्टेंस है दोस्तों, कितनी आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53, सुमेलित करना है क्या है मैटर है ये भाई? अच्छा, सुमेलित करना है इसमें। देखिए दोस्तों, ग्रह, अच्छा ग्रह, चंद्रमा बताइए इसमें क्या करेक्शन होगा आपके अकॉर्डिंग? उपग्रह। ग्रह आपका चंद्रमा है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो मैच करना है ये हमको, बिल्कुल सुमेलित करना है ना। तो आपका यूरेनस ग्रह है, बिल्कुल है भाई। यूरेनस क्या है आपका? ग्रह है। तो पहले का हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का दो किस में दिख रहा है आपका? ए का दो डी ऑप्शन में भी दिख रहा है आपका, और ए ऑप्शन में भी दिख रहा है आपका। तो मेरे पहले आगे बढ़ते हैं। उपग्रह आपका कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो भी आपको पता है, चंद्रमा है। तो पहले का ए, दूसरी का वन। तो पहले का ए, दूसरे का वन। दोनों भाई ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, लीजिए अब देखिए। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन देखिए ध्यान से। ए का दो, ए का दो, बी का एक, बी का एक। अच्छा, अब सी से कंफर्म होगा। पुच्छ तारा देखिए दोस्तों, हेली होता है ना कि एरेनर। ठीक है, तो हेली। सी का फोर, सी का फोर आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है ना कि डी ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन। आपसे कोई पूछे कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दो बताएंगे आप। कितने बताएंगे? लिख लीजिएगा, दो। मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो। और पृथ्वी का कितना है? एक। ठीक है, पृथ्वी का कितना है? एक। और सबसे ज्यादा किसके हैं? शनि के। किसके दोस्तों? लिख लेना इस चीज को, शनि के हैं सबसे ज्यादा। वैसे मैं आपको ये अपडेटेड बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अपडेट, अपडेटेड जो हो चुके हैं। आप चेक कीजिएगा। मंगल के दो, पृथ्वी का एक। शनि के दोस्तों 145 144, कम से कम ये कंफर्म है। 144 145 कंफर्म है। पर कभी कभी 154, 154 भी बोले जाते हैं। तो इनकी 154 तक पहुंचने की, 145 से 154 तक पहुंचने की ना डिस्कवरी चल रही है, साइंटिस्ट कर रहे हैं। पर आप टिक कर सकते हैं 145। ठीक है भाई। तो आइए, जैसे आपको पता होगा बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के कितने दोस्तों आपके? 95। कितने दोस्तों? 95। अब जैसे मैं बात करूं, आपका अरुण है अरुण के 27 हैं, और वरुण के 13 हैं। तो ये उपग्रह हैं, आप इनको डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का आपका पता है एक ही है। मंगल के दो हैं। शनि के सबसे ज्यादा है 145। अपडेटेड बता रहा हूँ। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। और तारामंडल को ही नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नक्षत्र। इस चीज को मैं आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ भैया। इस चीज को मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। नक्षत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अब जो दोस्तों, जो नक्षत्र है ना, क्या है दोस्तों आपका? नक्षत्र, नक्षत्र। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? तारामंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम? तारामंडल। क्या बोलते हैं इसमें? नक्षत्र जो हमारा सही है। अच्छा देखिए, टोटल नक्षत्र 88 है। तारामंडल टोटल कितने हैं? 88। जिनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टोटल कितने? 88। तो सब बड़ा लिखते हैं। टोटल 88 तारामंडल है भाई। कितने हैं टोटल? 88 कुल ज्ञात किए गए हैं कितने? अब देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा यहां से क्वेश्चन आया है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल है आपका हाइड्रा। क्या है दोस्तों? हाइड्रा। इसके अंदर कितने तारों का समूह है दोस्तों? हाइड्रा। इसके अंदर दोस्तों आपका 94, 94 भी बोला जाएगा। इसके अंतर्गत कितने तारे आते हैं? 94 तारे आते हैं इसके अंतर्गत। और सबसे छोटा, सबसे छोटा तारामंडल, सबसे छोटा जो तारामंडल है दोस्तों, वो कौन सा है आपका? आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? सेट्रोरस। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? सेट्रोरस। ठीक है, सेट्रोरस है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपके कितने? 68, 68 तारे का समूह माना जाता है। कितने दोस्तों? 68, 67, जो भी ये बोला जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत। तो इसके नाम याद रखना। सेट्रोरस सबसे छोटा तारामंडल है, सबसे बड़ा हाइड्रा है। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है? बिग बैंग सिद्धांत, मिल्की वे। बिग बैंग सिद्धांत, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, इसको नाम अपने इन नाम से भी जान सकते हैं। ब्रह्मांड
उद्भव व्याख्या कीजिए। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से उद्भव की व्याख्या कीजिए। ब्रह्मांड की व्याख्या करेंगे दोस्तों हम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले। चलिए 56 में, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। आय हाय, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, प्रस्तावना में भी एक बार करेक्शन हुआ था, ठीक है, जिस समय करेक्शन हुआ था उस समय 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। क्या अधिकार है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या नैतिक अधिकार? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वैधानिक अधिकार होगा। कौन सा अधिकार? वैधानिक अधिकार। अच्छा थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए दोस्तों, जिस किसी बहन भाई को पता हो, इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन हो आपके पास में, आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वैधानिक अधिकार, फटाक से इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दीजिए दोस्तों। मैं इसको रफ करता हूँ पहले, तभी समझ में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, वैधानिक जो अधिकार है ना, वो 6 से हटा करके 12 में शिफ्ट कर दिया गया था। चलो मैं इस चीज को लिख के बताता हूँ, ठीक है, क्लियर होगा तो। जैसे बात करूं मैं दोस्तों वैधानिक, वैधानिक अधिकार। अब जो वैधानिक अधिकार है, इसमें 24 हमारे संविधान में 44वां संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संशोधन। हमारे संविधान के अंदर कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संशोधन हुआ था। जो संशोधन कब हुआ था? वो संशोधन हुआ था हमारा 1978 ईस्वी में, सन में, ठीक है, 1978 में। 44वां संशोधन हुआ 1978 में, ठीक है। अब जो ये है 1978 में था, हुआ था संशोधन। तब इसको भाग ना, जब ये प्रेजेंट उससे पहले या उस समय तक भाग 3 में था। किस में था? भाग 3 में, भाग 3 में था 3 से हटाकर, हटाकर भाग 12 में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 3 से हटाकर दोस्तों किस में शिफ्ट किया? भाग 12 में। और इसके अनुच्छेद, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, भाग 12 में छेद 300 का, 300 ए या 300 का, जो भी बोले आप, 300 का में शिफ्ट किया, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। वैधानिक अधिकार 44 में, वैधानिक अधिकार का संशोधन 44वां संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। उस समय तक या उस समय से पहले जो वैधानिक अधिकार थे वो भाग 3 में थे, ठीक है। उस 3 में से हटाकर भाग 12 में शिफ्ट किए। किसमें? भाग 12 में शिफ्ट किए। और फिर 12 के भी अनुच्छेद 300 का में शिफ्ट किए, ठीक है। आप इसको भी याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बनाया है? भाई बेरुवारी केस में नहीं बनाया है। किसमें? बेरुवारी केस में। तो आप इसको याद रखिए, जो बेरुवारी केस हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1960 में हुआ था। इस चीज को डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछता है बेरुवारी केस कब है ना, तो 1960 ईस्वी। आप इसको डायरेक्ट याद, 60 में। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा, ठाकुर दास भार्गव ने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। बिल्कुल भाई, ठाकुरदास भार्गव तो हमारे है ही नहीं है इस क्वेश्चन का सही आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का पालकी वाला ने किया था भाई। किसने किया था? पालकी वाला ने प्रस्ताव परिचय पत्र कहा था, ठीक है। किसने? पालकी वाला ने। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको, प्रस्तावना के बारे में एक अपडेट बता रहा हूँ, जो कि आपको शायद पता होगी अच्छी तरीके से। हमारी प्रस्तावना में एक बार करेक्शन हुआ था। क्या हुआ था? करेक्शन हुआ था। जो करेक्शन हुआ था वो 32वां। देखिए वैधानिक अधिकार में तो 44वां संशोधन हुआ था, और प्रस्तावना में 42वां, यानी प्रस्तावना में थोड़ा पहले हुआ था, 3-4 पहले संशोधन, ठीक है, स्टेप। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं प्रस्तावना की बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट में हम घेर लेंगे, प्रस्तावना है चेंज, ठीक है। प्रस्तावना में जो चेंज हुआ वो 42वां संशोधन था। कौन सा? 42वां संशोधन था, ठीक है। अब जो संशोधन था ना, ये 42वां संशोधन था, तो भाई कौन सी सन में संशोधन हुआ था? 1976 में।
ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। 1976 में ना जब संशोधन हुआ था, तो क्या संशोधन हुआ था? प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, संशोधन, संशोधन, 3 शब्द। ठीक है, संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े। तो पहला शब्द क्या था आपका? धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर समाजवादी बोल सकते हैं, समाजवादी। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो शब्द जोड़ा था वो पंथ निरपेक्ष बोल दो, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अखंडता, तीसरा वर्ड था अखंडता। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये कौन से पैरा में जोड़ा है और ये कौन से पैरा में? तो दोनों ये फर्स्ट पैरा में, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़े गए हैं, ये छठे पैरा में, 6वां पैरा। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, या फिर अखंडता। अखंडता आपके छठे पैरा में जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी आपका फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ धाम है, कौशाम्बी में है। कौशाम्बी कौन से स्टेट में आता है? आप मेरे को बताइए। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, सही ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 60 आज की क्लास का हमारा 20वां क्वेश्चन यानी कि 3rd लेक्चर है। तो श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, श्री अरविंदो आश्रम पुदुचेरी में है या रामेश्वर में है? तो ये क्वेश्चन आपका इन दोनों में से ही है वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप 60 का आंसर देंगे। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। ठीक है भाई, सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए दोस्तों इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। बाय बाय, टेक केयर।